हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म सिंघानिया जीएस पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग के सामने बताना जा रहा हूँ कि मैं पंचम कुमार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब से आप लोग के सामने जो है जीएस का पॉलिटी खंड का वीडियो मैं आप लोग के सामने लाऊंगा। तो इसके संदर्भ में आज के वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पॉलिटी हम लोग को पढ़ना क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आज जो हमारा विषय है वो हमारा विषय है पॉलिटी एवं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होता है और इस खंड के अंतर्गत हमको किस तरह से पढ़ना है, इस पॉलिटी के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना है। क्या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें सिर्फ संविधान पढ़ना है कि संविधान से अंतर्गत जो भी अनुप्रयोग इसका है, जो भी एप्लीकेशन है, ये पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान के बारे में। तो एक जनरल डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं संविधान का। देखिएगा, नियम एवं प्रावधानों का संग्रह। नियम एवं प्रावधानों का संग्रह। नियम एवं प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होती है। जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होती है। किसी देश का शासन संचालित होती है। शासन संचालित होती है। देखिए, हम अभी जो आपके सामने बात किए, नियम एवं प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित होती है, इसमें एक वर्ड आया है, वो वर्ड है शासन। हम लोग ये समझेंगे कि शासन से तात्पर्य यहाँ पे क्या है। तो देखिए, शासन का एक वर्ड में यदि हम मीनिंग समझे तो शासन से संबंधित एक बात होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक जीवन का संचालन। ये सार्वजनिक जीवन का संचालन कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब कि जैसे देश में आपके प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आपके घर के प्रधानमंत्री कौन होंगे, इससे सार्वजनिक जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपका निजी मैटर है। मगर वहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये सार्वजनिक विषय का मामला है। वहीं पे बात करते हैं तो गृह मंत्री की, तो आपका घर का गृह मंत्री कौन होंगे, ये आपका निजी मैटर है। मगर देश का गृह मंत्री कौन होंगे, ये सार्वजनिक मामला है। तो उसी तरह से देख सकते हैं, जैसे शिक्षा से संबंधित हमारे देश का शिक्षा पद्धति क्या होगा, ये सार्वजनिक जीवन से संबंधित है, सार्वजनिक मामले है। उसी तरह देख सकते हैं कानून, हमारे देश का कानूनी व्यवस्था क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कानून बनता है तो वो जो है सार्वजनिक जीवन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी समाज में रहने वाले सभी लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह दे सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन में कौन पद पे कौन होंगे, कौन यहाँ का एसपी होंगे, कौन डीएम होंगे, कौन सा पुलिस अधिकारी होंगे, कौन कर्मचारी होंगे, ये जो है सार्वजनिक मामले का विषय है। वहीं पे देखते हैं राजनीति। राजनीतिक पद जो जितने भी होंगे, वो राजनीतिक पद भी, ये सारी बातें जो है सार्वजनिक मामले से संबंधित है। तो यहाँ पे शासन कहने का तात्पर्य आई होप डैट कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम राज्य व्यवस्था को समझेंगे कि राज्य व्यवस्था का
राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो राज्य व्यवस्था का भी जनरल हम ये एक लिखते हैं डिफिनीशन इसका। राज्य व्यवस्था होता है संविधान के अनुप्रयोग थोड़ी छोड़िए, जगह लिख देते हैं। ये देखते हैं राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था को हम लोग लिखते हैं संविधान के अनुप्रयोग, संविधान के अनुप्रयोग राज्य व्यवस्था कहलाती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तो इसके कहने का तात्पर्य यदि इंग्लिश में लिख देते हैं तो ये ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में उसको हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पॉलिटी। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया पॉलिटी। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रयोग कह देने से यहाँ पे हमको चीजें स्पष्ट नहीं होता है। एक एक एग्जाम्पल लेके लेते हैं कि कैसे संविधान जो है, संविधान में लिखे हुए प्रावधान को हम लोग जब तक इसका अनुप्रयोग नहीं करते हैं तब तक वो पॉलिटी हम लोग को समझ कंप्लीट नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम समझते हैं एक उदाहरण लेके, देखिए इसको अप्लाइड करने के लिए, संविधान के अनुप्रयोग करने के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण हमको जरूरत पड़ता है। वो जरूरत क्या होता है? संसद के कानून का जरूरत पड़ता है, संसद के कानून का जरूरत पड़ता है। दूसरी है न्यायालय के निर्णय का जरूरत पड़ता है, न्यायालय के निर्णय हो गए, और गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। इसको कहने का तात्पर्य क्या है? इसके कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ संविधान पढ़ लेने से हमें चीजें स्पष्ट नहीं होगी। जब तक उस चीजों को स्पष्टीकरण करने के लिए हमको संसद के कानून की सहारा लेना पड़ेगा, हमें न्यायालय के कुछ निर्णय का सहारा लेना पड़ेगा, गैर संवैधानिक निकाय भी इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं संविधान में लिखा हुआ जो हम जब तक संसद के कानून जो है जब तक उसको हम नहीं पढ़ें, जब तक वो हमें क्लियर नहीं हो पाती है, क्लियर नहीं हो पाएगी। उसी तरह न्यायालय के निर्णय है, बहुत सारे आर्टिकल में उसकी व्याख्या सिर्फ संविधान में लिख दिया गया है, जबकि उसकी व्याख्या को समझने के लिए हमको न्यायालय के निर्णय का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे सिर्फ बोल देने से आप लोग को कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, मगर मैं एक एक का एग्जाम्पल लेके आप लोग को चीजें स्पष्ट करूंगा। तो चलिए पहले संसद के कानून के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं आर्टिकल 17 का, आर्टिकल 17 का। तो दोस्तों आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता क्या होगा? एक दंडनीय अपराध होगी। ये संविधान में हमारा लिख दिया गया है कि क्या होगा? अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा। आम बोलचाल की भाषा में अस्पृश्यता को आप समझ सकते हैं छुआछूत। क्या? छुआछूत। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे पुराने समाज में जो है छुआछूत एक कैंसर की बीमारी की तरह था। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे संविधान पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ भी जो है जब वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो उन्हें खिड़की से बाहर बैठना पड़ता था। जब SC ST के लोग जब गली से गुजरते थे तो उनको गले में मटका और झाड़ू लेके चलना पड़ता था, ताकि जो अपना थूक वगैरह बिगे तो घड़ा में बिगे, ताकि जो है समाज दूषित ना हो सके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। तो जब संविधान हमारे देश में लागू हो गया तो इस चीज को दूर करने के लिए संविधान में एक इसके लिए कठोर नियम बनाया गया। आर्टिकल 17 में स्पष्ट बोल दिया गया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा। मगर यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिएगा कि आर्टिकल 17 में ये लिख तो गया, दिया गया, मगर इसका स्पष्टीकरण नहीं है कि अस्पृश्यता आखिर होगा क्या।
इसका दायरे क्या होगा? क्या किसी को संक्रमण बीमारी हो रखा है और हम उसको मंदिर में जाने के लिए, क्या कोई भी सार्वजनिक पैलेस पे जाने के लिए अधिमाना कर रहे हैं, तो क्या यह अस्पृश्यता के दायरे में आएगा? क्या किसी भी, आज कोरोना का दौर चल रहा है, यदि हम किसी से नहीं छूने की भावना, दूरी दूरी रहने का भावना आदि रखते हैं, तो क्या वो अस्पृश्यता के दायरे में आएगा? तो आखिर क्या होगा अस्पृश्यता? ये स्पष्टीकरण करने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ा? संसद का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि संविधान में कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि अस्पृश्यता क्या होगा। तो इसके लिए संसद ने एक नियम पारित किया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। देखिए, इस अधिनियम के तहत जो है संसद ने यह स्पष्ट करने का काम किया, इसकी व्याख्या करने का काम किया कि अस्पृश्यता क्या होगी और इसकी सीमा क्या होगी, कहां तक ये जो है अस्पृश्यता के दायरे में आएगा और कहां अस्पृश्यता के दायरे में नहीं आएगा। देखिए, यदि प्रश्न के संदर्भ में हम लोग बात करें तो यदि आप संविधान देखिएगा तो संविधान में आपको आर्टिकल 17 से बस ये क्लियर होगा कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा। मगर यदि प्रश्न ये पूछ दे कि अस्पृश्यता के दायरे के आर्टिकल 17 के संदर्भ में अस्पृश्यता का व्याख्या कौन है, तो यहाँ पे व्याख्या करने की बात होगा। तो चूंकि आर्टिकल 17 में, संविधान में तो कहीं अस्पृश्यता की व्याख्या है नहीं, तो उस प्रश्न को हम लोग जो है स्पष्टीकरण करने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा? संसद का सहारा लेना पड़ेगा। इस नियम को हम लोग पढ़ना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा कि अस्पृश्यता क्या होता है। चूंकि प्रश्न यहां से पूछते हैं कि अस्पृश्यता का व्याख्या करें, इनमें से कौन सा अस्पृश्यता का व्याख्या है, कौन अस्पृश्यता का व्याख्या सही नहीं व्याख्या करता है, तो ये चीजें यहां से क्लियर होती है। इसी का जो है अब नाम बदल के कर दिया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्योंकि आज के दौर में ये नाम खत्म हो गया है, आज इसी का नाम बदल के ये रख दिया गया है। तो इसी का काम कौन कर रहा है? ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो यहां पर तो ये चीजें समझ में आ जाती है कि अस्पृश्यता क्या है। दूसरा बात है दंडनीय अपराध। यहां पर देखिए एक वर्ड आया है दंडनीय अपराध। तो अस्पृश्यता करने वाले लोगों को आप दंड तो दीजिएगा, मगर कौन सा दंड दीजिएगा? हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी जानते हैं कि भारत में 3 तरह का दंड है। एक तो आर्थिक दंड दिया जाता है, दूसरा कारावास किया जाता है, और सबसे जो हार्ड दंड होता है वो मृत्यु दंड दिया जाता है। तो आखिर अस्पृश्यता करने वाले लोगों को कैसा दंड दिया जाएगा? क्या वो आर्थिक दंड दिया जाएगा? क्या उसको कारावास किया जाएगा? और कारावास भी होगा तो कितने साल का कारावास होगा? यहाँ पे प्रावधान जब आप देखिएगा तो एक बार अस्पृश्यता करने वाले लोगों को कम दंड, 2 बार अस्पृश्यता करने वाले को दूसरे दंड, और जबकि 3 बार अस्पृश्यता करने वाले लोगों के लिए अलग दंड का प्रावधान है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अस्पृश्यता करने वाला को क्या दंड दिया जाएगा। तो इसको व्यवहार में लाने के लिए संसद इस नियम के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अस्पृश्यता के लिए क्या होगा, दंड क्या होगा, दंड क्या होगा। यहाँ पे देखिए संसद ये सिद्धांत तो बना दिया, संविधान सिद्धांत बना दिया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा, मगर उस सिद्धांत को व्यवहार में लाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे संसद कर रहा है। कैसे करके? इस अस्पृश्यता की व्याख्या करके कि अस्पृश्यता क्या होगी, इसका सीमा क्या होगी। दूसरा बात है इसके दंड को देके, क्योंकि दंड आप दीजिएगा तो सिर्फ सिद्धांत में नहीं ना, इसको तो व्यवहार में हमको लाना पड़ेगा। तो व्यवहार में लाने के लिए इस अधिनियम के तहत जो है दंड क्या होगा, इसका प्रावधान इस अधिनियम के तहत संसद द्वारा कर दिया गया है। दूसरा, इसी के संदर्भ में एक और नियम आया है, एससी एसटी अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसी के संदर्भ में कुछ इसमें भी प्रावधान किया गया है जो इसी अस्पृश्यता को क्या करता है, व्याख्या करता है।
तो आई होप डैट कि यहाँ पे देख लिए कि किस तरह से संविधान जो है एक व्याख्या सिद्धांत की तरह काम करती है, जबकि उसी का एप्लीकेशन यानी एग्जाम के संदर्भ में हम लोग को इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमें प्रश्न हमसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आई होप डैट कि ये समझ चुके होंगे कि हम लोग को संविधान के साथ साथ जो है पॉलिटी खंड में क्या पढ़ना है। दूसरा बात है न्यायालय की बात किए थे, अब न्यायालय में हम लोग समझते हैं कि न्यायालय कैसे किसी आर्टिकल का व्याख्या करता है। दूसरा जो हम लोग बात किए न्यायालय के निर्णय, तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं आर्टिकल 19 को। एक आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ये है, यानी आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड ए। अब देखिए यहाँ पे खंड क्या होता है, उपखंड क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, भाग क्या होता है, इन छोटी छोटी चीजों पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, इन छोटी छोटी चीजों को क्लियर करूंगा ताकि आपको संविधान पढ़ने में क्या हो, आसान लगे और समझने में सहायक सिद्ध हो। तो देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज, ये जो है आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है, ये है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बोलता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये एक सिद्धांत की तरह काम कर रहा है, मगर व्यवहार में लाने के लिए, जैसे मैं हाल फिलहाल का मुद्दा बता दूं तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है हम लोग का हाल फिलहाल का बहुत गर्म इशू है। तो इस गर्म इशू में देख लिए कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे में जो है इंटरनेट का मामला बहुत जोरों से रहा, जबकि बहुत बार इंटरनेट को बंद कर दिया गया। तो इस इंटरनेट बंद करने के संदर्भ में जो है एक केस किया गया था, नबी आजाद, मोहम्मद नबी आजाद। तो नबी आजाद बनाम मोहम्मद नबी आजाद बनाम भारत संघ। तो मोहम्मद नबी आजाद बनाम भारत संघ में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इंटरनेट भी जो क्या होगा, इंटरनेट भी लोगों का क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा। तो ये इंटरनेट फंडामेंटल राइट होगा, ये व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कहां से किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कहां से किया? आर्टिकल 19 से किया। यही विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह फैसला दिया कि इंटरनेट भी इस आर्टिकल 19 के तहत क्या है, लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का काम कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसका व्याख्या यानी इस आर्टिकल सिर्फ पढ़ लेने से हम लोग व्यवहार की ज्ञान नहीं ला पाते हैं। तो इस व्यवहार को समझना भी हम लोग के पॉलिटी खंड के अंतर्गत ही होगा, और जब तक इन सारी केसों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमें चीजें क्लियर नहीं होगी। दूसरा उसी तरह के है प्रेस की स्वतंत्रता। आप लोग जानते हैं एक मुद्दा आया, एक केस आया था इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पे सॉरी, इंडियन एक्सप्रेस प्रेस बनाम भारत संघ। इस केस में इस केस के पहले जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान लागू होने के पहले अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ लगभग 200 साल रहा। तो इन 200 सालों में पत्रकार लोग क्या करते थे कि जनता का प्रॉब्लम को उठाने के लिए बार बार उस मुद्दा को उठाते थे, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते थे, सरकार के विरुद्ध कुछ लेख लिखा करते थे। तो इस लेख से बचने के लिए, इस विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि प्रेस पे क्या करती थी, प्रतिबंध लगा देती थी। तो चूंकि आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र का चौथा पिलर की तरह काम करता है कौन? प्रेस करता है। तो इस पिलर में सामंजस्यता बैठाने के लिए संसद ने जो है इंटरनेट का भी स्वतंत्रता दिया है भारत में। तो इस जो है इंडियन एक्सप्रेस प्रेस बनाम भारत संघ के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता।
और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के फैसले में यह व्याख्या करते कहा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता होगी, जिससे हमारा लोकतंत्र का सब जो पिलर है वो मजबूत रह सके, क्योंकि लोकतंत्र के स्थापना में प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका रहती है। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं नवीन जिंदल केस, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघ में क्या था? तो ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि झंडा फहराना क्या है, फंडामेंटल राइट है। यानी आप झंडा फहरा सकते हैं, कौन? मौलिक, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं, अपने घरों में, अपने गाड़ियों में, अपने ऑफिस में आप झंडा फहरा सकते हैं, यानी तिरंगा फहराना, तिरंगा फहराना। तो ये तिरंगा फहराना भी फंडामेंटल राइट हमको कहां से मिला? यही विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, यानी आर्टिकल 19 के तहत से। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि संविधान में इतना नहीं लिखा हुआ है, झंडा का स्वतंत्रता, झंडा फहराने का स्वतंत्रता होगा, प्रेस की स्वतंत्रता होगी, इंटरनेट आपका स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट होगी, मगर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या के द्वारा इन चीजों को क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। तो ये हम हमारे लिए ये भी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये भी हमारे लिए समझना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना ये, ठीक है। उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं एक केस आया था केरल में, एक स्कूल जिसका नाम इमैनुअल था। उस स्कूल में क्या था? 2 बच्चा था। वो 2 बच्चा जो है जब राष्ट्रीय गीत जब गाया जा रहा था, यानी वंदे मातरम, उसको गाने के दरमियान वो मौन रहता था। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उस स्कूल से निकाल देने के बाद जो है बच्चे का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट में ये केस किया, और वो केस का नाम है इमैनुअल, वो केस गया था उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय, यानी वो केस गया था केरल सरकार में, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, इमैनुअल बनाम केरल राज्य। तो इसमें बोला गया कि बच्चा चुप था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दिया कि चूंकि मुस्लिम संप्रदाय ये लोग मानते हैं कि ये हमारे संप्रदाय में ये वैलिड नहीं है कि हम जो है राष्ट्रीय गीत को गाएं, तो वो क्या कर सकते हैं? इसका विरोध तो नहीं कर सकते हैं, मगर वो मौन रह सकते हैं, यानी मौन रहना उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो आज हमारे पास जो है कहीं पे राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है, तो वहां पर यदि हम नहीं गाते हैं और मौन रहते हैं, तो वो भी हमारा मौलिक अधिकार के दायरे में है। तो ये पहले नहीं था, मगर इस केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या हो जाने के बाद, मौन रहना भी क्या हो गया? हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 19 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मगर उसकी व्याख्या करने का काम और बहुत सारी स्वतंत्रता देने का काम कौन किया है? सुप्रीम कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से हमें चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो पॉलिटी के अंतर्गत ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। संविधान पढ़ने से हमें सिर्फ काम नहीं चलेगा, संविधान के साथ साथ उससे संबंधित जो भी सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या है उसको हमको देखना पड़ेगा। अब तीसरा है, देखिए तीसरा हम बात किए थे गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय, हमारे देश में बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं जो संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने का काम लगातार कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसका उल्लेख संविधान में है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल चुनाव का भी मुद्दा है, तो चुनाव लेने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग का उल्लेख कौन संविधान में है? आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 324 से 329 में है चुनाव आयोग। उसके बाद देख सकते हैं वित्त आयोग, आर्टिकल 280। फिर उसी तरह आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये बहुत सारी संस्थानें हैं, इनका उल्लेख संविधान में है। तो वो सारी संस्थाएं तो क्या हो गया? संवैधानिक संस्थाएं। तो ये तो हम संविधान जब पढ़ने के दरमियान हम इन चीजों को पढ़ेंगे ही, मगर बहुत सारे हमारे देश में ऐसे संस्थान हैं जो संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, मगर वो संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है, और वो हमारे लिए पढ़ना बहुत रेलिवेंट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है।
तो वो सारी संविधानों को, वो सारी संस्थाओं को भी हम क्या करेंगे, राजनीतिक खंड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हो गया नीति आयोग, संविधान में उल्लेखित नहीं होने के बावजूद भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। उसके बाद देखिए सूचना आयोग, सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया। तो ये सारी आयोग के बारे में भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है, और ये हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, पॉलिटी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लिए कि हम लोग को सिर्फ जो है संविधान पढ़ने से हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, जबकि संविधान के साथ साथ इसका एप्लीकेशन के संदर्भ में उस संविधान के आर्टिकल से संबंधित जो भी संसद के कानून बनाए गए हैं, चाहे जो भी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय हैं, या तो फिर दूसरे सारे गैर संवैधानिक निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, उन संस्थाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमारा पॉलिटी खंड पूरा होता है। तो आई होप डैट कि आप लोग चीजें समझ चुके होंगे कि हमें इस खंड के अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़नी है। दूसरी बात है कि गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, असंवैधानिक निकाय क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, सामविधिक क्या होता है, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए लेता हूं ब्रेक। मैं पंचम कुमार, जय मां भारती।